बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 11 में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और इस किस्त में हम भाटिया के राजा बजय राय की इस्लाम दुश्मनी का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी एक रोज अपने दस्ते रास्त अयाज बिन इसहाक, अपने वजीर फजील बिन अहमद, बड़े सलारों में से अरसलान, अब्दुल्ला ताई, अब्दुल्ला करतागीन, अहमद न्यारगीन, अल्तवान ताश और दिगर छोटे बड़े सलारों के अलावा उमरा हुकूमत के साथ बैठा हुआ था। पहले इसने अपने इन सारे लोगों का एक गहरी निगाह से जायजा लिया, फिर इनको मुखातब करके कहने लगा, आप लोगों को यहाँ बुलाने और जमा करने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के राजा भाटिया से मुतल्लक सूरत से आगाह किया जाए। पहली बात यह है कि सिस्तान से करामती भाग भाग कर मुल्तान के अलावा भाटिया का रुख कर रहे हैं और भाटिया का राजा इन्हें अपने यहाँ पनाह दे रहा है और इसके अलावा समुद्र के रास्ते भी करामती देवल की बंदरगाह से होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल और वारद हो रहे हैं और हिंदुस्तान के ब्राह्मण मुसलमानों को अपने सामने जीर करने और इस्लाम के अंदर खराबियां पैदा करने के लिए इन करामता का साथ दे रहे हैं और करामतियों के पुष्ट पनाह में बनकर इनकी मदद और आराम पर आता है। इस मौके पर मैं चाहता हूं कि अपने दो तेज रफ्तार कासद भाटिया के राजा बजय राय की तरफ रवाना करूं और इसको ये पैगाम दूं कि हमारे मखबरों के जरिए ये खबर पहुंची है कि तुम्हारे इलाकों के अंदर करामती ताकत और कुव्वत पकड़ रहे हैं। करामती चौके अपने आप को मुसलमान कहलाने के साथ साथ हमारे दीन के बदतरीन दुश्मन है और मुसलमानों के कत्ले आम करने के अलावा इस्लाम के अंदर वो अजीब तरह की रस्मात और बिदतें फैला रहे हैं जो किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा राजा बजय राय से कहा जाए कि अगर वो हमसे टकराव नहीं चाहता, अगर वो अमन और सुकून के साथ अपने इलाकों पर हुकूमत करना चाहता है तो फिर करामतियों को अपने इलाकों से निकाल बाहर करे। अगर वो ऐसा करता है तो हम इसकी तरफ दोस्ती, अखुवत और मेहरबानी का हाथ बढ़ाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर हमारे हमला आवर होने का इंतजार करे और ये भी अपने ज़हन में बिठा कर रखे कि जब हम इस पर ज़रब लगाएंगे तो इसके सामने शिकस्तों और नाकामियों के सिवा कुछ न रहेगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी जब खामोश हुआ तब अय्याज बड़े गौर से इनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ आपने कहा है हम समझते हैं ये एक बेहतरीन फैसला है। जहां तक हिंदुस्तान के इलाकों को मैं समझ पाया हूँ, इसके मुताबिक जो कास्ट हम भाटिया के राजा बजय राय की तरफ भिजवाएंगे, अगर तो बजय राय हमारे पैगाम को कोई अहमियत नहीं देता, फिर इस पर हर सूरत हाल में हमला आवर होकर इसकी कोताही और गुनाह की सजा दी जाएगी और अगर वो हमारी इस धमकी के तहत हमारे इस पैगाम को अहमियत देता है, अपने इलाकों से करामती को निकाल बाहर करता है, तो फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि इसके इलाकों से करामती निकलकर मुल्तान का रुख करेंगे, इसलिए कि मुल्तान में इन दिनों करामतियों की हुकूमत है। जब ऐसा हो जाएगा तो हम एक लश्कर तैयार करेंगे। राजा भाटिया चौंके हमारा कहा मान चुका होगा, इस बिना पर इससे हमारे दोस्ताना मुरासिम हो जाएंगे और इसके इलाकों से गुजरते हुए हम मुल्तान के करामती सुल्तानात पर ऐसी ज़रब लगाएंगे कि वहां से करामती की जड़ तक काट कर रख देंगे। जब तक अय्याज बोलता रहा, सुल्तान महमूद गजनवी मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखता रहा। अय्याज जब खामोश हुआ तब सुल्तान महमूद गजनवी बोले और कहा, अय्याज, जो कुछ तुमने कहा है मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। इसके बाद सुल्तान के पूछने पर बाकी सारे सलारों ने भी इससे इत्तेफाक किया। चुनांचे सुल्तान ने वो इजलास खत्म कर दिया और अगले रोज वो कासदों को गजनी से राजा भाटिया की तरफ रवाना कर दिया गया। अपने मरकजी शहर भाटिया में राजा बजय राय एक रोज अपने अहले खाना के साथ बैठा हुआ था। इसे सुल्तान महमूद गजनवी के 2 कासदों के आने की इत्तला दी गई। इस इत्तला पर राजा बजय राय चौंका था, चेहरे पर परेशानियां नमदार हो गई थी। इसके अहले खाना भी खौफ और रास का शिकार हो गए थे। इस मौके पर राजा बजय राय ने आवाज देकर अपने एक मुहाफिज को बुलाया और जब वो इस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ तो राजा बजय राय इसे मुखातब करके कहने लगा, अपने सारे सलारों और उमरा से कहो कि वो राजमहल के बड़े कमरे में फिर फूट जमा होना शुरू हो जाए, इसलिए कि गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी को कुछ कासद हमारे पास कोई पैगाम लेकर आए। मैं नहीं जानता कि इस पैगाम की नोयत क्या है, लेकिन मैं इन कासदों को अपने सारे सलारों और उमरा के सामने गुफ्तगू का मौका फराहम करना चाहता हूँ। चुनाचे वो महाफिज बाहर गया। थोड़ी देर बाद
राजा बजर राय के सारे छोटे बड़े सलार और सरकर्दा उमरा राजमहल के कमरे में जमा हो गए थे। जब इनके आने की इतला राजा को कर दी गई, तब राजा भी जाके इस कमरे में अपनी निशिस्त पर बैठ गए। इस मौके पर राजा के अहले खाना भी पीछे लगी निशिस्तों पर बैठ गए थे। इसके बाद राजा बजर राय ने अपने चौबदार को हुक्म दिया कि वो सुल्तान महमूद गजनवी के कासदों को पेश करे। चुनांचे थोड़ी देर बाद सुल्तान महमूद गजनवी के कासदों को राजा के सामने पेश किया गया। इन दिनों कासदों ने ना राजा को झुककर तस्लीम की और ना ही ऐसा कोई इशारा दिया था कि जिससे राजा की अजमत को तस्लीम किया जाए। चुनांचे जब वो दोनों राजा के सामने खड़े हो गए, तब राजा ने किसी की खफगी में इन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, तुम लोग शायद हिंदुस्तान के अदाब से वाकिफ नहीं हो। हमारे राजमहल में तुम दोनों ने हमें कोई तज़ीम नहीं दी और ये हमारे मायूब समझा जाता है। राजा बजर राय जब खामोश हुआ, तब इनमें से एक बोल उठा और कहने लगा, ऐ राजा, हम आपकी तहजीब और रस्म और रिवाज के पाबंद नहीं। हमें हमारे सुल्तान महमूद गजनवी ने आपके नाम एक पैगाम देकर रवाना किया, लिहाजा हम अपनी तहजीब, अपने तमद्दन और अपने रस्म और रिवाज और अपने दीनी और मजहबी रसूम पर अमल करने वाले लोग हैं। इस कासद के इन अल्फाज पर राजा ने तासुफ भरे अंदाज में इसकी तरफ देखा और 3 बार होंठ काटे। फिर इसे मुखातब करके कहने लगा, तुम्हारे सुल्तान ने मेरा नाम क्या पैगाम देकर भेजा है। इस पर वही कासद बजर राय को मुखातब करके कहने लगा, राजा, हमारे मुखबरों ने हमारे सुल्तान को ये इतला दी है कि सिस्तान के अलावा ईरान के दूसरे बहुत से हिस्सों से भी करामती उठ कर आपके यहाँ आबाद हो रहे हैं। आप इनकी मदद और आरानत कर रहे हैं और ये कि इन्हें एक तरह से मुसलमानों के अंदर है जान और एक नफरत और कत्ल और गारत गरी बर्पा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जवाब में बजर राय के चेहरे पर मुस्कुराहट नमदार हुए कहने लगा, हम ऐसा करने के मजाज हैं। कोई हम पर पाबंदी नहीं लगा सकता, इसलिए कि हम ना किसी के मतहत हैं और ना किसी के दबेल में हैं। अगर करामती ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों से उठकर हमारे यहाँ आबाद होते हैं तो हम इन्हें खुश आमदीद कहेंगे, इसलिए कि वो बड़े जंगजू लोग हैं और आने वाले दौर में हमारे दुश्मनों के खिलाफ वो हमारे बेहतरीन बाजू साबित हो सकते हैं। इसी बराबर अगर करामती मुख्तलिफ जगहों के से उठकर हमारे इलाकों में आकर आबाद होते हैं तो यकीनन हम इनकी मदद करेंगे और ऐसा हम अपना फर्ज जानकर करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद राजा बजर राय रुका, फिर पहले की निस्बत ज्यादा खुश कलेजे में कहने लगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम्हारे सुल्तान को कोई इतराज नहीं होना चाहिए और फिर तुम्हारे सुल्तान को यह भी याद रखना चाहिए कि ये पेशावर का नुमाई हिस्सा नहीं जहां वो इत्तफाकी तौर पर राजा जयपाल को शिकस्त देने में कामयाब हो गया था। ये भाटिया है, हमारा मरकजी शहर है। इससे हमारे इस मरकज को अपना बनाने के लिए बड़े बड़े हुक्मरानों ने किस्मत आजमाई की है, लेकिन हर कोई नाकाम और नामराद होकर लौटा। लिहाजा अगर हम क्रांतियों को अपने यहाँ अपना देते हैं तो तुम्हारे सुल्तान को कभी भी और किसी सूरत में भी जुर्रत और जसारत नहीं करनी चाहिए कि वो हम पर हमला आवर हो। अगर वो ऐसा करेगा तो अपने दामन में नाकामियों और शिकस्त समेटता हुआ वापस गजनी चला जाएगा और हो सकता है इसे वापस गजनी जाना नसीब ना हो। राजा बजर राय के इन अल्फाज पर कासिद तौ खाकर कहने लगा, ऐ राजा, आप अभी तक हमारे सुल्तान को समझे नहीं। हालांकि पेशावर के नुआ में राजा जयपाल की जिस लश्कर को हमने बदतरीन शिकस्त दी थी, इसमें आपके लश्करी भी शामिल थे। इतनी बदतरीन शिकस्त उठाने के बाद भी आप ये कहते हैं कि हमारा सुल्तान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐ राजा, अगर बात अपने दिल की करतास पर लिख रखना, हमारा सुल्तान गर्मा के हथवारों की दूसरी और जाड़े की शदीद जान अंगेजियों के परवाह के बगैर तारीकी के दिल में पविस्त हो जाने वाली रोशनी की शुआओं, मर्ग और कज़ाह के अनासर और लहू की लकीरें फैलाती दास्तानों की तरह अपने दुश्मनों के खिलाफ हरकत में आने का हुनर जानता है। राजा, हम तुमसे ये कह दें कि जब हमारे सुल्तान तुम पर हमला आवर होगा तो तुम्हें पनाह हासिल करने के लिए अपने ममलकत में कोई मुनासिब जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे इल्म में इजाफा करने के लिए ऐ राजा, तुमसे ये भी कह देते हैं कि हमारे सुल्तान अपने दुश्मन के लिए अंदरैन साकड़ों सर्दी की बर्फानी जंगल में हवाओं की और खौफनाक और जबर को खून रंग धोल में चरागों को गुल करती तूफानी हवाओं जैसा ताकतवर है, जबकि अपने दोस्तों और आराम नवाओं के लिए वो हमेशा सतूत भरे का खुशबू का साबित होता है।
اے راجا سلطان محمود غزنوی کوئی معمولی اور چھوٹا نام نہیں ہے. یہ یاد رکھنا کہ جب کوئی اس کے خلاف دشمنی کا بیج بوتا ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں اور ایسے دشمنوں کو جڑ سے کھاڑ پھینکنے کے لیے، موت کے لیے اٹھا سلابی ریلے کی طرح حرکت میں آ جاتا ہے، اور پھر اپنے دشمنوں کے دامن میں شکستوں، ناکامیوں اور لہو بھری کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتا. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے علاقوں کی فضاؤں کے اداس رخطوں کو مزل کرنے کی بجائے ہمارے سلطان کی بات مان لو؟ اے راجا اگر نہیں مانو گے تو ان علاقوں پر ہمارے لشکروں کے گھوڑوں کی سموں سے خون آلود کر اٹھے گی. صحرا کے خوبی سراب اپنا رنگ دکھائیں گے، خون اشام تلواریں امن کی وسطوں کے اندر جگر دو چیخیں بلند کرتی چلی جائیں گی. لہذا اے راجا تمہارے لیے بہتر یہی کہ ہمارے سلطان کا کہا مان کر اپنے علاقوں سے ان کرامتیوں کو نکال باہر کرو، اس لیے کہ ہمارے سلطان کرامتی کو عالم اسلام کا سب سے بڑا اور بدترین دشمن خیال کرتے ہیں. اسی بنا پر وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کرامتی اپنا مرکز بنانے کی کوشش کریں، اس مرکز کو اکھاڑ پھینکو. سنو راجا، میں تم سے یہ بھی کہوں کہ جب ہمارا سلطان موت کی متلاشیوں کی طرح انار برق کا نعرہ لگاتے ہوئے حرکت میں آتا ہے تو اس کے گردش لیل و نہار اور روز و شب کے ہنگاموں میں زندگی کے سازوں کے لہر کی طرح موج در موج رقاصہ رنگ اور نور کی بارش اور موسم بہار کی آئنوں کی طرح اس کا تعاقب کرتی ہے، جبکہ موت سمندری پہاڑیوں پر بادبانوں کو چیر پھاڑ دینے والے کھولتے بحری بگولوں کی طرح اس کے آگے آگے بھاگتی ہے. راجا اپنے دل پر بھی رکھ رکھنا کہ جب ہمارے لشکر حرکت میں آتے ہیں تو ہمارے لشکر کے گھوڑوں کے آگے زمین سمٹتی ہے، مسافتیں ہمارے لشکر کے سامنے اپنی بساط کو لپیٹتی ہیں. اے راجا میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ ہمارے سلطان کا کہا بن جاؤ، اور نہیں مانو گے تو پھر ان سرزمینوں میں فکر کی کھیتیاں، فطرت کے لیے بے رنگے پن، بے یقینی کی موسم، درد کی گھاٹیاں اور خزاں کے مرخیز المیاں اپنا ایسا رنگ دکھائیں گے کہ تمہیں اور تمہارے لشکریوں کو شکست کے بعد اپنے کسی دوست، اپنے کسی معاون سے کوئی بھی مدد نہ ملے گی. قاصد جب خاموش ہوا تب بھاٹیا کا راجا بجے رائے کھولتے ہوئے لہجے میں بول اٹھا اور کہا کہ ہم تمہارے سلطان کی کسی بھی دھمکی سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے قلعے ایسے مضبوط اور مستحکم ہے کہ تمہارے سلطان ساری زندگی بھی ان قلعوں سے سر ٹکراتا رہے تو نہ ان کی دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو سکے گا اور نہ انہیں پھاند کر اپنا مقصد حاصل کر سکے. واپس جا کر اپنے سلطان کو اپنی طرف سے میرا پیغام پہنچانا کہ اس کے اگر ہم پر ضرب لگانے کی کوشش کی تو ہم اس کے اس ارادوں اور اس کے لشکروں کے چہروں پر قرب کی چیخیں، دلوں پر نارسائی کی تھکر، سانسوں میں شکستی کی ویرانیاں جما کر رکھ دیں گے. وہ اگر ہمارے علاقوں میں آتا ہے تو یہ سوچ کر ادھر کا رخ کرے کہ یہاں وہ ہم سے ٹکرائے گا تو اسے شکست کا زہر کا جام پینا ہوگا، لہو رنگ ناکامیوں کو اپنے دامن میں سمیٹا رہا ہوگا. میرے خیال میں پشاور کے نوا میں جو اس راجہ جے پال کے خلاف عارضی فتح مندی حاصل ہوئی ہے، اس فتح مندی نے ان کا دماغ خراب کر دیا اور اب وہ ہر ایک پر ضرب لگانے کے لیے تیار اور مستعد دکھائی دیتا ہے. ہندوستان کے راجہ جس روز بھی متحد ہو گئے اور نہ صرف تمہارے سلطان کے لشکر کی رگوں میں گردش لہو کی رک جائے گی بلکہ ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑ جائیں گی. چلتی چل قبض نبض جو ہے وہ منجمد کر کے رکھ دیں گے، اور کل کی دلکشی اور آنے والے کل کی خوشخبری تم لوگوں کے مقدر میں نہیں رہے گی. واپس جا کے میری طرف سے اپنے سلطان سے کہنا کہ اگر اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور کوشش کی تو اسے ان سرزمینوں میں روح کی ملامتوں اور خطاؤں کی کہانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. راجہ بجے رائے نے سلطان محمود کے قاصدوں کو جب یہ جواب دے دیا تب ان قاصدوں نے وہاں رکنا پسند نہ کیا اور اسی روز وہ بھاٹیا سے واپس غزنی کی طرف کوچ کر گئے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے. کل انشاءاللہ تعالی ہم نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے اسی وقت حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.